गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं फर्दर चैप्टर नंबर 8 आपके साइंस सब्जेक्ट का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सेल क्या होता है, सेल के बारे में बताया था, सेल की डिस्कवरी के बारे में बताया था और आपको बताया था कि सेल को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि हम उनको किस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। फिर मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। शेप में मैंने आपको बताया था ओवल शेप, स्पेरिकल शेप, इलोंगेटेड शेप और सिलेंड्रिकल शेप। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था इरेगुलर शेप जो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लियाना में पाया जाता है। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत बात करी थी साइज ऑफ सेल के बारे में, जो 3 to 30 माइक्रोन्स तक वेरी एवरेज, मतलब उसका साइज वेरी कर रहा था। मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है, बैक्टीरियल सेल होता है, माइकोप्लाज्मा का। उसके बाद मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है। लॉन्गेस्ट सेल मैंने आपको बताया था एलिफेंट का जो नर्व सेल होता है वो 130 मीटर लॉन्ग तक मतलब पहुंच सकता है, इतना लॉन्ग वो जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट सेल क्या होता है, जो कि होता है ऑस्ट्रिच एग। अब उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा अभी का टॉपिक है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस ऑफ सेल। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंक्शंस क्या होते हैं सेल के। तो इस फंक्शंस पे पहले हम ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ने हैं वो हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। पहले हम फंक्शन पे ध्यान देते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपकी बॉडी जो पूरा सिस्टम है वो किससे मिलके बना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स से मिलके बना होता है। जस्ट लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था स्टमक होता है, और क्या होता है मैंने आपको बताया लिवर भी होता है, इंटेस्टाइन्स भी होती हैं। तो ये जो सारे ऑर्गन्स हैं इनमें डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी एक ऑर्गन की, यानी कि किसी एक ऑर्गन की बात कर रहे हैं लाइक स्टमक, तो जो वो स्टमक होगा वो सेम वो किससे मिलके बना होगा, यानी कि टिश्यूज से मिलके बना होगा। कोई भी ऑर्गन जब होता है तो क्या होता है, उस ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब एक जो ऑर्गन है वो कैसे सेल से मिलके बना होता है, सेम तरह के सेल से मिलके बना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बॉडी पूरी, जैसे ह्यूमन बॉडी या फिर कोई प्लांट है उसमें एक ही तरह के सेल पाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या होता है कि कोई एक ऑर्गन जो होता है वो एक तरह के सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ऑर्गन्स किससे निर्माण होता है, ऑर्गन का निर्माण किससे होता है, किससे मिलके बने होते हैं, वो होते हैं टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। और जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि जो इसकी सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, किसी भी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी कि कोई भी ऑर्गन किससे मिलके बना है, सेल से। अब आपको पता है सभी ऑर्गन्स कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को क्या फंक्शन आपका परफॉर्म करते हैं, आपको ब्रीदिंग का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का क्या हो गया फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया और ब्रीदिंग हो गया। उसी तरह से अगर नर्वस सिस्टम की बात करें हम, नर्वस सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, आपको सेंसेशन यानी कि फील कराता है, आपको स्टिमुलस के बारे में बताता है, आपको बताता है कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, वो आपको फील कराता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। इससे आपको क्या पता चला कि जो फंक्शंस हैं, किसी भी बॉडी में फंक्शंस हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, सेल्स के द्वारा। एक बहुत ही छोटी यूनिट पे किसके द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, सेल्स के द्वारा। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, लेकिन हम स्ट्रक्चर से पहले हमें एक थ्योरी पढ़नी होगी जिसका नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं सेल थ्योरी किसने दी। ठीक है, किसने प्रोपाउंड की है, स्क्लाइडेन और श्वान ने। किसने, स्क्लाइडेन एंड श्वान ने। आप इनका नाम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। इस चैप्टर में नहीं बट आगे फ्यूचर में 9th क्लास में आप पढ़ोगे इनके बारे में। तो क्या होता है, स्क्लाइडेन ने और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी और उसमें 2 पॉइंट्स रखे। कितने पॉइंट्स रखे, 2 पॉइंट्स रखे। पहला पॉइंट क्या कहता है, ईच सेल इज जनरेटेड फ्रॉम एन अर्ली सेल, यानी कि आपने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा होगा कि एनर्जी के बारे में अगर पढ़ा हो तो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऐसा आपने पढ़ा है। उसी तरह से हम उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हर तरीके की जो भी मैटर है उसमें लगा सकते हैं, जो भी मैटर मतलब अर्थ पे प्रेजेंट है। अगर आप कहो कि कोई भी सेल है, कोई भी सेल एकदम से जनरेट नहीं हुआ है, वो पिछले किसी सेल से मिलकर बना हुआ है, पिछले किसी अर्ली सेल में डिवीजन हुआ है, उसके बाद एक नया सेल बनकर तैयार हुआ है। ये बात बोली स्क्लाइडेन और श्वान ने।
वहीं दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, दूसरी जो उन्होंने क्या दिया कि सेल परफॉर्म्स द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो होता है वो लाइफ के, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट या फिर कोई भी माइक्रोब, उसकी जो लाइफ के जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल तो आपको पता ही है, सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको मिलके बनाया है हमारा क्या, पूरी ऑर्गन की सिस्टम, यानी कि पूरी बॉडी बनी है। और फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं वो भी किसके थ्रू कर रहे हैं, सेल्स के थ्रू कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ के, जो स्लाइडेन थे, स्लाइडेन ने किसके बेसिस पे सेल थ्योरी दी, इन्होंने दी प्लांट्स के बेसिस पे, इन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और सेल थ्योरी दी प्लांट सेल के लिए। वहीं जो श्वान थे उन्होंने एनिमल, उन्होंने किसके बेसिस पे दी, एनिमल्स के बेसिस पे दी। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का एक तरीका है श्वान। श्वान से आपको हिंदी का एक वर्ड याद आ रहा होगा जिसका नाम होता है, श्वान को क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, यानी कि कुत्ते को भी श्वान बोला जाता है हिंदी में। तो हम याद रखेंगे श्वान यानी कि डॉग से कंपेयर कर देंगे इसको, यानी कि डॉग क्या होता है, एक एनिमल होता है। तो श्वान ने किसकी थ्योरी दी, किसके बेसिस पे सेल थ्योरी दी, किसके बेसिस पे, एनिमल्स के बेसिस पे। इसको हम याद रखेंगे श्वान से। और बचा हुआ क्या है, स्लाइडेन, जिसने प्लांट के बेसिस पे सेल थ्योरी हमें प्रोपाउंड करके दी। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम रीड करेंगे, अब हम स्टडी करेंगे अबाउट पार्ट्स ऑफ सेल। मैंने यहाँ पे एक प्लांट सेल का डायग्राम आपको बना के दिया है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्लांट सेल है उसमें हम पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता देती हूँ कि ये कंपोजिशन मैंने बनाया क्या है। ये जो मैंने आप बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैंने इसको क्या नाम दिया है, मैंने इसको नाम दिया है न्यूक्लियस। क्या नाम दिया है, न्यूक्लियस। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब क्या होता है, वैक्यूल का मतलब होता है खाली स्पेस, यानी कि कोई भी खाली जगह, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती है, ये खाली एक एयर का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। हालांकि ये आपकी बुक में अभी दे नहीं रखा। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ सेल। इसको ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहते हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन अच्छे से करूंगी। आपको बता दूं कि सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है ये कैसा होता है, सेमी लिक्विड टाइप होता है। सेमी लिक्विड हम किसके मतलब किसका एग्जांपल ले सकते हैं, सेमी लिक्विड का अगर हम बात करें तो हम ले सकते हैं जेली का एग्जांपल। यानी कि ये जो फ्लूइड जो अंदर प्रेजेंट है, जो सेमी लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट है, वो किस तरीके का होता है, जेली लाइक। कैसा होता है, जेली जैसा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। अब इन सारे स्ट्रक्चर जो मैंने बताए, इनसे ज्यादा भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। उनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, अगर सेल में इनके लिए कोई बाउंड्री नहीं बनी होगी तो क्या होगा, ये सारे एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और सेल तो होगा ही नहीं, सेल का फॉर्मेशन हो कैसे सकता है जब ये सारे एक पास है ही नहीं, तो फंक्शन क्या करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए आपकी जो सेल है उसके बाहर एक कवरिंग दी गई होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसी को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका काम क्या होता है, हमें जानना है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कि सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। पहला मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेमी परमेबल। कैसी होती है, SPM, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब हुआ कि ये परमिट तो कर रही है। अगर देखो, मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं आपकी क्लास टीचर हूं या फिर मैं आपकी कोई टीचर हूं, अगर मैं जिन स्टूडेंट्स को अलाउ कर रही हूं एंटर होने के लिए क्लास में, मतलब स्पेसिफिक, मैं सभी स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर रही हूं। अगर मैं स्टूडेंट्स को अलाउ कर रही हूं कि कोई भी मेरी क्लास में आके बैठ सकता है, जैसे मैंने यहाँ अलाउ किया है, आप में से कोई भी मेरी वीडियो आसानी से देख सकता है, तो मैं क्या कहलाऊंगी, मैं परमिएबल कहलाऊंगी। यानी कि मैंने अपनी वीडियो आपको देखने के लिए परमिशन दी है। अगर मैं यहाँ पे
सिर्फ कुछ ही बच्चों को परमिशन देती हूँ, जैसे कि मैं रिस्ट्रिक्शन लगा देती हूँ कि इस क्लास के बच्चे मेरी वीडियोस नहीं देख पाएंगे, यानी कि या फिर कह सकूँ कि अदर बच्चे मेरी क्लास के अलावा कोई और बच्चा मेरी क्लास को नहीं अटेंड कर सकता, तो मैं क्या हो जाऊँगी, सेमी परमिएबल। और अगर मैं मना कर दूँ कोई भी नहीं देख सकता, तो मैं क्या हो जाऊँगी, नॉन परमिएबल। तो सेमी परमिएबल का आपको मतलब समझ में आया, यानी कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को अपने अंदर क्या करना, एंट्री देना। जैसे कि अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, सेमी परमेबल। जो चीजें इसके फायदे की होती हैं, किसकी होती है, फायदे की। जो एलिमेंट्स इसको फायदा दे रहे हैं उनको ये क्या करेगी, अलाउ करेगी सेल के अंदर एंटर होने के। जो चीजें इसको फायदा नहीं दे रही हैं, जो इसके नॉन यूजफुल चीजें हैं, ये उसको परमिट नहीं करेगी। नॉन यूजफुल चीजों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है, वो नॉन यूजफुल चीजों को परमिट अंदर आने के लिए नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर। तो इसका एक फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ। इसको मैं यहां से हटा देती हूँ। इसका एक फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन ऑफ सेल, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड एलिमेंट्स। दूसरा मैं अगर फंक्शन इसका देखूं तो देखो, इसने सभी ऑर्गेनेल्स को क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है, यानी कि एक साथ जोड़ रखा है, एक दूसरे से क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है। तो इसने क्या किया है, सेल को एक जगह पे बाउंड कर रखा है। तो ये क्या दे रहा है, एक सेल को शेप भी तो दे रहा है, तो गिव्स शेप टू द सेल। ठीक है, अब इसका तीसरा फंक्शन आप बताएंगे। तीसरा फंक्शन मैं अगर आपको बताऊं तो तीसरा फंक्शन मैं कह सकती हूं कि कौन सी चीज बाहर जा रही है, कौन सी चीज सेल से बाहर जा रही है, डिफ्यूज हो रही है, यानी कि कोई चीज सेल के बाहर जा रही है या फिर बाहर से सेल के अंदर आ रही है, तो उसका डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस को कंडक्ट कराना। समझ में आ गया। पहला फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ सेल फ्रॉम अनवांटेड एलिमेंट्स। दूसरा फंक्शन क्या है, गिव्स शेप टू द सेल, शेप दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस को आसानी से कंडक्ट करा रही है। यहां तक आपको सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गई। सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताती हूं। देखिए, आपको पता है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये अंदर जो फ्लूइड है, जेली लाइक फ्लूइड, सेमी लिक्विड फ्लूइड जो है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं। प्लस अगर मैं न्यूक्लियस को मिलाऊं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिलाऊं, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट या फिर प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, यानी कि अगर मैं इस साइटोप्लाज्म को, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, और इसके साथ न्यूक्लियस को जोड़ दूं, तो हमें क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। मैं आपको एक दो बातें और बता देती हूँ। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, या तो वो प्रोटीन और लिपिड की, एंड लिपिड्स किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और लिपिड्स क्या होते हैं, एक तरह से उनको हम नाम दे देते हैं फैट्स, यानी कि फैट। आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि जो फैट होते हैं वो एक तरह का न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। हम ये उसी फैट की बात कर रहे हैं। फैट इज अ केमिकल कंपोजिशन। ओके, तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है क्या, हमारी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, आगे हम पढ़ेंगे हमारे सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में। अब देखिए, आपने ये जो इनर वाली मेम्ब्रेन पढ़ी थी, प्रोटेक्टिव इनर मेम्ब्रेन, यानी कि जो शेप दे रही थी सेल को, और क्या कर रही थी, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में वर्क कर रही थी, और क्या कर रही थी ये बताइए, कमेंट में बताइएगा, और क्या कर रही थी ये। ठीक है, और अब इसके बाद देखो मैं बता देती हूँ आपको, शेप दे रही थी हमारे सेल को, प्रोटेक्शन कर रही थी हमारी सेल का, और क्या कर रही थी,
ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में 3 ही फंक्शन बताए थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। ये जो सेल वॉल है ये ओनली प्रेजेंट होती है 2 ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरियाज। देखिए, जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि ये डू नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, यानी कि ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, डू नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, आप इस बात को याद रखेंगे और इस बात को नहीं भूलेंगे। समझ गए? अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल होती क्या है? जैसा कि आपने सुना सेल मेम्ब्रेन, सीएम लिखेंगे शॉर्ट में। सेल मेम्ब्रेन जो थी वो कैसी थी? सेमी परमेबल थी। लेकिन अगर हम बात करें सेल वॉल की तो ये कैसी होती है? परमिएबल होती है। देखिए, ये परमिएबल होती है, इसीलिए तो जो अंदर वाली जो आपकी मेम्ब्रेन थी सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्या होना पड़ा? सेमी परमिएबल होना पड़ा, क्योंकि ये परमिएबल थी, ये बाहर से जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको एंट्री दे रही थी अपने अंदर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो सेल वॉल है वो परमिएबल तो है, लेकिन सर्टेन यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे सेल को हार्म कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सेल को हार्म कर सकते हैं। डू नॉट परमिट एजेंट्स विच आर हार्मफुल। ठीक है, यानी कि हार्मफुल एजेंट्स को ये जो सेल वॉल है, हमारी सेल वॉल है, ये हमारी क्या है? परमिएबल तो है, लेकिन सर्टेन एजेंट्स को ये परमिएबल यानी कि परमिट एंटर होने के लिए नहीं करती। अब आपको पता है वॉल, जैसे कि आपके रूम की वॉल है, आप किसी भी रूम में बैठे हैं, उसकी जो वॉल्स हैं उनका काम क्या है? उनका काम है प्रोटेक्शन देना, आपको एक सर्टेन स्पेस प्रोवाइड करना। ठीक है, और प्रोटेक्शन जो दे रहा है सेल को वो कैसा होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए। रिजिड यानी कि मजबूत होना चाहिए। तो ये कैसी होती है? रिजिड होती है। कैसी होती है? रिजिड। हमने दूसरी चीज के बारे में पढ़ी, क्या पढ़ी? ये परमिएबल होती है। ठीक है, तीसरी चीज क्या पढ़ी? ये सर्टेन एजेंट से ये सर्टेन एजेंट्स को क्या नहीं करती? अलाउ नहीं करती। आप ऐसे समझिए। ठीक है, ये एक साइकोलॉजी होती है कि किसी भी चीज़ के आप आगे या पीछे आप क्या लगा देते हो? क्रॉस लगा देते हो। इससे आपको रिमेंबर करने में आसानी होती है आगे लॉन्ग टर्म तक। फोर्थ, इसका फंक्शन क्या था? ये क्या, इसका एक और फंक्शन क्या होता है कि ये सेल को क्या प्रोवाइड करती है? बाहर इंजरी से बचाती है, यानी कि प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम इंजरी। ओके, तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सेल वॉल का क्या फंक्शन पढ़ा है? जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? रिजिड होती है। बाहर से कैसी होती है? हार्ड होती है। काफी नहीं कह सकते, लेकिन हार्ड होती है। दूसरा क्या है? ये परमिएबल होती है। परमिएबल होती है यानी कि बाहर से जो एलिमेंट्स हैं वो अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन हमने पढ़ा कि सर्टेन एजेंट्स जो हार्मफुल एजेंट्स हैं, यानी कि पैथोजन्स हैं। पैथोजन यानी कि जो सेल को डिसीज पैदा कर सकते हैं। पैथोजन क्या करते हैं? डिसीज ही तो रखते हैं हमारे अंदर। तो पैथोजेंस को ये क्या करती है? सेल के अंदर एंटर होने से रोक देती है। चौथा काम इसका क्या है? प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी। जो बाहर की आउटर इंजरीज होती हैं, चोट लग जाती है, आप चोट से समझिए, इंजरी यानी कि चोट लगना। कोई भी सेल बाहर से डैमेज ना हो, उसको इंजरी ना हो, इस बात का ख्याल कौन रखती है? बाहर वाली लाइनिंग यानी कि सेल वॉल। तो आपको ये पता चल गया, जो सेल मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के अंदर वाली लेयर होती है, और जो सेल वॉल है वो सेल के बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है। चलिए अब हम आगे अपना नेक्स्ट ऑर्गेनल पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट अपने पार्ट ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक बात कर ली सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट के बारे में। किस पार्ट के बारे में? तीसरे पार्ट के बारे में, जो है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस शब्द, ये जो टर्म है न्यूक्लियस, ये पहली बार किसने दिया था? आप याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। यानी कि आप याद रखिए न्यूक्लियस का कलर कैसा होता है? ब्राउन। और इससे आप याद रखेंगे न्यूक्लियस शब्द जो है वो पहली बार किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। आगे हम न्यूक्लियस की बात करें, ये होता क्या है? आप देखिए, ये कोई भी हमने सेल माना, ये क्या है? एक सेल है। ठीक है, अब इस सेल में हम एक सेंटर में क्या देखते हैं? डॉटेड स्ट्रक्चर, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर, क्या राउंड शेप का क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और इसके
के बीच में एक और डॉटेड, अगर इसको कट करके देखा जाए, जैसे कि ये न्यूक्लियस है राउंडेड, इसको हमने कट किया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस। क्या बोलेगा, न्यूक्लियोलस। ओके, अब इसको हम थोड़ा डिफाइन करते हैं इस स्ट्रक्चर को। कैसे डिफाइन करेंगे, जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर भी एक, जैसे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन थी, वैसे ही न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ओके, सिमिलर वर्ड्स। तो अब देखिए ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, जस्ट लाइक सेल वॉल, क्या करती है, ये न्यूक्लियस को अंदर की जितना भी कंपोजिशन है उससे बचाती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये न्यूक्लियस को बचाने की जरूरत क्या है, ऐसा क्या है इस न्यूक्लियस में जिसकी वजह से इसको बचाने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा क्या है। तो हम देखते हैं, आगे पता चलेगा कि न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे चल के सेल डिवीजन के टाइम पे क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। और क्रोमोसोम पे क्या पाया जाता है, जो हमारी हेरिडिटरी यूनिट होती है लाइफ की, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, क्रोमोसोम्स के द्वारा। यानी कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे जीन्स जब प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है, ये आपको एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया है, इस पर काफी सारे जीन्स होते हैं। आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और पेयर्स से मेरा मतलब है जोड़े, यानी कि 23 इंटू 2 करो, क्या आ जाएगा, 46 क्रोमोसोम्स। ओके, तो ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 46। अब आगे देखिए, हम बैक टू अवर टॉपिक आते हैं न्यूक्लियस के बारे में। जो न्यूक्लियस है वो भी एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है, क्या नाम है उसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के अंदर भी तो कुछ चीजें जानी चाहिए। अगर ये इतना ही रिजिड हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इतना रिजिड हो गया, तो अंदर तो कुछ जाता ही नहीं होगा। तो इसके ऊपर प्रेजेंट है, ब्लैक से शो करती हूँ, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर्स। अब इन पोर्स के माध्यम से क्या होता है, जो भी बाहर का फूड मटेरियल है, यानी कि जो भी न्यूट्रिशन है, वो न्यूक्लियस तक कैसे पहुंचेगा, न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा पहुंचेगा। इतनी सिक्योरिटी क्यों है, आपने देखा होगा जहां पे सबसे जरूरी, जैसे कि कोई डायमंड है, किसी घर पे कोई डायमंड है, या फिर पैसा है काफी सारा, तो उसको कहीं प्रोटेक्ट करना होगा। हमारी बॉडी के लिए वो डायमंड, वो पैसा क्या है, हमारे जीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम्स, क्योंकि हमारी पूरी जो बॉडी है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर फंक्शन कर रही है। अगर आपके एक डिंपल भी हुआ है, अगर आपकी फेस पर या फिर बॉडी पर कहीं भी कोई निशान है जो बर्थ से आपके साथ है, तो वो किस वजह से होता है, जब आपके जीन्स में क्या हो जाती है, कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, तो आपकी बॉडी उसको शो करती है। ओके, किसी किसी के, क्या आपने देखा होगा, किसी की 6 उंगलियां होती है, 6 उंगलियां होती है, ऋतिक रोशन की बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है कि उसके जीन्स में क्या हो गया, एक और, जैसे यहाँ पर 23 पेयर्स हैं, हो सकता है उसके 24 पेयर्स हो, एक पेयर क्या हो गया हो, बढ़ गया हो, या फिर क्योंकि देखो बॉडी में पार्ट बढ़ा है, कम नहीं हुआ, तो इसलिए उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमेशा बढ़ा ही होगा। ओके, बड़ा है। अगर किसी में जन्म से ही कोई बॉडी पार्ट कम आया है, तो इसका मतलब इन्हीं पेयर्स में से कोई पेयर उसमें मिसिंग है, यानी कि कहाँ, आपके न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन में कमी आई है, इसीलिए जो क्रोमोसोम है वो प्रॉपर नंबर में आगे ट्रांसफर नहीं हो पाए। तो आपको पता चल गया इसमें कितनी इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारी पूरी लाइफ की इंफॉर्मेशन किसमें प्रेजेंट है, आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। समझ आ गया। तो इसीलिए इसको इतना प्रोटेक्ट रखा गया है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा कि इसके ऊपर पोर्स पाए जाते हैं और जो भी न्यूट्रिशन होता है वो इन्हीं पोर्स के ऊपर मतलब पोर्स के द्वारा अंदर पहुंचाया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नाम का, मैंने आपको बताया न्यूक्लियोलस नाम का एक ऑर्गेनल यानी कि इसी का पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस के बारे में आप आगे पढ़ोगे। ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस में ही प्रेजेंट होते हैं। अब देख रहे हो कितनी मतलब ट्रिपल सिक्योरिटी इसकी आपके जेनेटिक मटेरियल की यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, आगे हम हाँ एक और चीज रह जाती है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी क्या है, सर्टेन फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको पता है सेल के अंदर जो फ्लूइड थे उनको साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर प्रोटोप्लास्ट बोल रहे थे, और उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर क्या फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हमारे सेल के अंदर हो रही हैं, कौन सा केमिकल एंटर हो रहा है, कौन सा केमिकल बाहर जा रहा है, वो कौन फंक्शन कर रहा है, उसको पूरा फंक्शन कर रहा है आपका न्यूक्लियस। ओके, जिस तरह से आपकी बॉडी में क्या, जैसे आपने क्या किया, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, मेरे कोई कांटा लगा, मैंने तुरंत अपना पैर वहां से हटा लिया,
यानी कि मेरे ब्रेन ने मुझे रिफ्लेक्स एक्शन दिया कि आपके कांटा लग गया है और आपको मतलब मुझे पता नहीं चला, बट मेरी बॉडी को उसने इंफॉर्मेशन सेंड की कि आपको कांटा लग चुका है, आप अपने पैर को आप वहाँ से हटा लीजिए। ओके, आपको समझ आ गया। उसी तरह से फंक्शन ये होता है इसका कि कोई भी चीज़ एंटर हो रही है, बाहर जा रही है, न्यूक्लियस उनको डायरेक्ट करता है, यानी कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस डायरेक्ट करता है कि ये चीज़ आपको एंटर नहीं करनी है या फिर ये चीज़ आपको एग्जिट करवानी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम किस पार्ट की बात करेंगे? नेक्स्ट हमारा पार्ट है साइटोप्लाज्म। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म कहाँ लोकेट होता है, आपके सेल वॉल यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, यानी कि इन बिटवीन यानी कि आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्म। ओके, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब इसका फंक्शन, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसका फंक्शन हमें पता चलना चाहिए क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी सेल के अंदर एंटर कर रहा है मॉलिक्यूल यानी कि न्यूट्रिशन के लिए, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बाकी की जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनके अंदर कर देना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस टू द सेल ऑर्गेनेल्स बाय फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म है, यानी कि ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसका सेमी सॉलिड, वो क्या होता है? सेमी सॉलिड कह सकते हैं या सेमी लिक्विड कह सकते हैं, क्योंकि वो सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट होती है। ओके, तो ये जो है ये फ्लोट करता रहता है और सभी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, उनको ये क्या कर देता है? जो भी सब्सटेंस बाहर से अंदर आया उसका एक्सचेंज कर देता है, यानी कि जो भी वेस्ट है उसको बाहर अपने अंदर ले लेता है और जो सेल ऑर्गेनेल्स को न्यूट्रिशन देना है वो उसको दे देता है। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं। ठीक है, अभी हमारा ये पार्ट्स ऑफ सेल वाला लास्ट होता है सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हम आपको बताएंगे। ओके, चलिए बच्चों, अब आगे हम फिफ्थ पार्ट अपना पढ़ेंगे सेल का। क्या होती हैं वो? सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, क्या होती है? सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं? पार्टिकल्स इन साइटोप्लाज्म। आपके जो सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, काफ़ी सारे अदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं और उन पार्टिकल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, यानी कि पार्टिकल्स इन साइटोप्लाज्म एंड दे हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, तो ये पार्टिकल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में जिनके अपने अदर फंक्शंस होते हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा वाइटल फंक्शन होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आया? अब आगे क्या होता है, इसको इरेज कर देती हूँ। पहले हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से कि यहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? एनर्जी। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है कि रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स के अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। ब्लड सेल को रेस्पिरेशन के द्वारा क्या किया जाता है? ऑक्सीडाइज किया जाता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको बाहर करा जाता है। उसी तरह का फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, यानी कि सेल्स में रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर पहुंचाना और जो अदर हार्मफुल गैसेज है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर करना, यही काम हुआ रेस्पिरेशन में। अब देखिए ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड से हमारा मतलब है यहाँ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो भी सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स गए हैं उनको ऑक्सीडाइजेशन करना, उनको ऑक्सीडाइज करना, यानी कि उनको ऑक्सीजन की पूर्ति कराना। तीसरा काम क्या होता है? एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी को सेल के अंदर रिलीज करना, जिससे कि बाकी के अदर ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस को इंक्लूड करके अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये जो सेल ऑर्गेनेल है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो देखिए ये ना एक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ओवल शेप में। ठीक है, ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन जो अंदर पाई जाती है, वो कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बाहर की ओर, जैसे सेल वॉल बाहर की ओर होती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर होती है, उसी तरह से आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ और इनर मेम्ब्रेन अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं। अंदर क्या पाया जाता है? इसको कट करने पर इसके अंदर पाया जाता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इनको क्या बोला है? क्रिस्टी। क्या बोला है इनको? क्रिस्टी बोला गया है। ठीक है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया पता चल गया, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला? क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है,
जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और एनर्जी को रिलीज कर रहा है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, ये एटीपी ही हमारी बॉडी के अंदर जो हमें एनर्जी मिलती है, हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, वो किस फॉर्म में ही करते हैं, एटीपी के फॉर्म में ही करते हैं, हम भी और प्लांट्स भी। ठीक है, और सर्टेन बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स भी एटीपी के फॉर्म में फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, ओवल स्ट्रक्चर होता है, ओवल स्ट्रक्चर का पार्टिकल होता है जिसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। अंदर कट करने पर इसके क्या होता है, क्रिस्टी पाई जाती है। क्रिस्टी क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, और इसमें क्या फंक्शन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जा रहा है, क्योंकि ये एनर्जी दे रहा है सेल को, तो इसको क्या बोला गया है, पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, इतना आपके समझ में आया। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम जिस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER शॉर्ट में बोलते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन सिंपल है। जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, उसी तरह का फंक्शन सेल में कौन परफॉर्म करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। जैसे कि क्या करता है ये, देयर फंक्शन इज टू सीक्रेट वेरियस सब्सटेंसेस इन अ सेल। ठीक है, काफी सारे सब्सटेंसेस को वो सीक्रेट करता है। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। फर्स्ट इज RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर बहुत सारे अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इसके बाद हम उसी को पढ़ने वाले हैं। जो स्मूथ ER होती है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसके ऊपर राइबोसोम्स की जो संख्या होती है वो ना के बराबर होती है। यही एक बेसिस है इनको डिफाइन करने का, स्मूथ ER और रफ ER। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अबाउट राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होते हैं, यानी कि एक सेल में सबसे छोटी जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या होती है, राइबोसोम्स होती हैं। दूसरी बात, दीज आर अटैच टू ER, यानी कि ये या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होती है, RER का फॉर्मुलेशन करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करती है, या फिर ये फ्रीली घूमती हैं, फ्रीली फ्लोट करती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। दे हैव नो मेम्ब्रेन, यानी कि इनकी कोई आउटर कवरिंग नहीं होती है, ये फ्री पार्टिकल्स होते हैं, इनकी कोई बाहर की कवरिंग नहीं होती है। अब अगर हम बात करें राइबोसोम के फंक्शंस के बारे में, तो इसके फंक्शन होते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बेसिकली इसका एक ही फंक्शन होता है, क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि सेल के अंदर क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। और इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इतना इसके लिए राइबोसोम के क्या बोला गया है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्या होते हैं, तो आपको आंसर करना है राइबोसोम्स। स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी बॉडीज के बारे में। गोल्जी बॉडी क्या होती है, एक सेल ऑर्गेनेल ही होती है जो कि कहाँ पाई जाती है, जो आपका सेल का न्यूक्लियस है उससे अटैच या फिर उसके आसपास ही ये सेल ऑर्गेनेल यानी कि गोल्जी बॉडी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, या तो न्यूक्लियस से अटैच पाई जाती है या फिर न्यूक्लियस के आसपास ही पाई जाती है। सो दीज आर लोकेटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस। और दूसरा इनका फंक्शन क्या है, इनमें से कुछ ऐसे सीक्रेशंस निकलते हैं, ऐसे फ्लूइड्स निकलते हैं या फिर ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो प्लांट सेल में आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, दे सीक्रेट केमिकल्स दैट फॉर्म सेल वॉल इन प्लांट सेल। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैरेलल फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है इनका। ऐसे पैरेलली ये फ्लैटन होते हैं और इनसे क्या होते हैं, सर्टेन केमिकल्स या फिर अदर सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जिसके कारण क्या होती है, हमारी सेल वॉल फॉर्म होती है प्लांट सेल में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह से सेल ऑर्गेनेल कहाँ पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब ये मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन पाई जा रही है, कुछ तो प्रोटेक्शन करने लायक अंदर होगा। इसके अंदर पाई जाती हैं काफी सारी, क्या पाई जाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाई जाती हैं। एंजाइम्स क्या होती हैं, एंजाइम्स प्रोटीन भी कह सकते हैं और केमिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि एंजाइम का मतलब होता है किसी भी चीज को पचाने के लिए। ठीक है, आपके अपने पेट में डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाई जाती हैं जिससे कि आप अपने फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। अब इसमें अगर हम बात करें
दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, लेकिन ये हमेशा ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज नहीं कर रहे होते हैं। क्यों नहीं कर रहे होते हैं? अगर ये रिलीज करेंगे तो सेल अपने आप में एक तरह से फीटल हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने अंदर कीप करते हैं, यानी कि रखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई एंटीजन एंटर होता है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल, यानी कि जो हार्म कर सकता है सेल को, वो जैसे ही एंटर होता है ये रप्चर हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं? बर्स्ट हो जाते हैं। और बर्स्ट होते ही क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, और फॉरेन पार्टिकल जो होता है उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम जो होते हैं वो अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं, और इसीलिए क्या बोला जाता है इन्हें? सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। इसीलिए इन्होंने क्या नाम दिया है इसे? सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, यानी कि ये अपना सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि खुद की मृत्यु कर लेते हैं सेल को बचाने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट अपने सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्लीट ही होने वाले हैं बस प्लास्टिड्स के बारे में। अब मैं आपको बता दूं प्लास्टिड्स कैसे होते हैं। ओवल शेप्ड ही होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी कि इनमें दो मेम्ब्रेन होती है। दो मेम्ब्रेन का नाम आप पता है आपको, एक इनर मेम्ब्रेन और दूसरी आउटर मेम्ब्रेन। ओके, फाउंड इन प्लांट सेल्स। और ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इनकी एक खासियत क्या होती है कि ये सिर्फ ही प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ये कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, कलरफुल होते हैं प्लास्टिड्स, और फाउंड इन प्लांट सेल। अब प्लास्टिड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में करा गया है? तीन कैटेगरी में। कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट पहले हम इसको याद कर लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है सुनने में क्लोरोफिल से, जो कि एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है किसमें? लीव्स में, और स्टेम में भी पाया जाता है कहीं कहीं। देखिए तो ये क्या होता है? ग्रीन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल। दिस इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये कहाँ पाया जाता है? ये लीव्स में पाया जाता है। और आपको पता है किचन ऑफ प्लांट क्या होती है? लीव्स। और लीव्स को किचन ऑफ प्लांट क्यों बोला जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और वी कैन से क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं कह सकते, क्लोरोफिल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लांट के लिए फूड बन रहा है। प्लांट क्या सन की एनर्जी को लेकर अपने लिए क्या बना रहा है? फूड बना रहा है। प्लांट क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो ग्रीन प्लांट होते हैं। तो इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट है इसको हम देखो, किचन ऑफ प्लांट क्या होती है? लीव्स होती है, लेकिन किचन ऑफ सेल, जो किचन ऑफ प्लांट सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। दूसरे नंबर पर अगर हम आए तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। जो क्रोमोप्लास्ट है ये इसका कलर कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट का तो ग्रीन होता था, अब क्रोमोप्लास्ट का जो कलर है वो कैसा है? रेड एंड येलो कलर्ड। अब आपको पता है प्लांट में रेड और येलो कलर्ड जो वो है पिगमेंट्स वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कलरफुल पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ? फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं वो कैसे कलर की होती है? रेड, येलो। अदर कलर्स भी उनको भी हम कंसिडर करते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है? फाउंड इन फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, वेजिटेबल्स में भी अगर हम बात करें, जितने भी कलर्स पाए जाते हैं, जहां जहां भी कलर्स पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, वो किसकी वजह से पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम तीसरे नंबर पे बात करें, ल्यूकोप्लास्ट। क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट कोई भी कलर को रिजेंबल नहीं कर रहा होता, और ये कहाँ पाया जाता है? स्टेम्स एंड रूट्स में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो प्लास्टिड्स होती हैं वो डबल मेम्ब्रेनस होती हैं, ओवल स्ट्रक्चर होती हैं, और फाउंड इन प्लांट सेल। ये एनिमल सेल्स में पाए नहीं जाते। जिस तरह से सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, उसी तरह से प्लास्टिड भी ओनली प्लांट सेल में ही पाई जाती है। तीन तरह की होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस वजह से ग्रीन कलर का होता है? किस वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। दूसरा हमने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्यों? ये रेड और येलो कलर का होता है, और ये किस में पाया जाता है? ये पिगमेंट किस में पाया जाता है? फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, यानी कि प्लांट की कलरफुल पार्ट्स में पाया जाता है। तीसरा पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई कलर नहीं होता, और ये किस में पाया जाता है? स्टेम और रूट में पाया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? इनमें ये भी एक पार्ट ऑफ सेल होते हैं, एक तरह का पार्टिकल है जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये कोई बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होते।
दीज आर पार्ट ऑफ एनिमल सेल। इनकी जो प्रेजेंस होती है ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ना कि प्लांट सेल में। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। थर्ड, इनके फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल को एक सेल से दो सेल बनने में ये हेल्प करते हैं। किसमें? एनिमल्स में। एनिमल्स में सेल डिवीजन में कौन हेल्प करते हैं? सेंट्रोसोम्स। नेक्स्ट, अगर हम पार्ट की बात करें सेल ऑर्गेनल, तो वो होती है वैक्यूल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या होती है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि कोई भी वैक्यूल हुई वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है प्लांट के अंदर, ठीक है। फिल्ड विद सेल सेप, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं सेल सेप, ओके। और इसका काम क्या होता है? ये सेल को टर्जिड रखती है, यानी कि तना हुआ रखती है। वैसे ये एक फ्री, इसका कोई वर्क नहीं है, वैसे स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ सेल को तना हुआ रखती है, टर्जिड रखती है, श्रिंक नहीं होने देती है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो लार्ज होती है, जिस तरह से मैंने बनाया है इस तरह से प्लांट सेल में लार्ज होती है। वहीं एनिमल सेल में अगर हम वैक्यूल की बात करें तो या तो वो बहुत छोटी प्रेजेंट होती है या फिर वो प्रेजेंट नहीं होती है, वो डिपेंड करता है। लेकिन प्लांट सेल जो होते हैं उसमें वैक्यूल जो होती है वो एक बड़ा पार्ट होता है सेल का, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस पाया जाता है, क्या डिफरेंस होता है। वैसे आपने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हुए ये डिफरेंस थोड़ा पता चला था आपको कि वैक्यूल जो प्लांट की होती है वो बड़ी होती है, एनिमल की छोटी होती है, सेल वॉल कहाँ होती है कहाँ नहीं होती, और साइज कैसा होता है, और क्रोमोजोम नहीं, सेंट्रोजोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन अब हम इसको स्पेसिफिक मैनर में पढ़ेंगे। अब देखिए, जहां हम बात करते हैं प्लांट सेल की, सेल वॉल इज आउटर मोस्ट कवर। प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवर क्या होती है? वो सेल वॉल होती है। वहीं अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो सेल वॉल इज एब्सेंट। इसमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। और आउटर मोस्ट कवर जो होता है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल की बात करें तो उसका साइज जो होता है वो लार्ज होता है। प्लांट सेल का साइज क्या होता है? लार्ज होता है। और वहीं साइज इज यूजुअली स्मॉल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स का साइज यूजुअली कैसा होता है? स्मॉल होता है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, तो मतलब यूजुअली स्मॉल होता है, एक्सेप्शन केस में लार्ज सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ एनिमल्स में। देखिए, सेंट्रोसोम्स एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल डिवीजन के लिए सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वहीं एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट, ओके। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होती है और वहीं एनिमल्स में क्या होती है? स्मॉल और नो वैक्यूल, यानी कि या तो वैक्यूल बहुत स्मॉल होती है या फिर उनमें वैक्यूल नहीं होती है। तो ये था डिफरेंस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ओके। लास्ट आपका टॉपिक रह जाता है सेल डिवीजन, जिसको हम आगे अब कवर करेंगे। चलिए, अब रह जाता है आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यूजुअली क्या होता है? देखिए, कोई भी सेल जब अपनी फुली मैच्योर्ड स्टेज पे आ जाता है, यानी कि कोई भी सेल एडल्ट हो जाता है या फिर कहीं मैच्योर हो जाता है, यानी कि फुली ग्रोन हो जाता है, पूरी तरह से बड़ा हो चुका होता है, तब क्या होता है कि जो फुली ग्रोन सेल है वो अपने आप को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। किस तरह से डिवाइड कर देता है? देखिए, फुली ग्रोन सेल्स आर डिवाइडेड इनटू न्यू सेल्स, यानी कि न्यू डॉटर सेल्स, यानी कि डॉटर यानी कि क्या होता है? बेटी, यानी कि न्यू डॉटर सेल्स में जो फुली ग्रोन सेल है वो डिवाइड हो जाता है और उसके बाद क्या फॉर्म हो जाता है? न्यू सेल्स, ओके। तो ऐसा कैसे होता है? देखिए, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। पहले क्या डिवाइड होगा? आपका साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस पहले डिवाइड नहीं होगा, पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके न्यूक्लियस आपका डिवाइड होने लगेगा साइटोप्लाज्म के साथ, और इसी प्रोसेस से आगे ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और क्या बन जाता है? हमारे न्यू डॉटर सेल्स, यानी कि एक सेल से दो न्यू डॉटर सेल बन गए। अब इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, कोई भी सेल हमारी ह्यूमन बॉडी में हर 2 मिनट पर मिलियंस ऑफ सेल, मतलब मिलियंस ऑफ सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और नए सेल्स बना रहे होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, जो आपके नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स होते हैं वो जैसे आपके बर्थ के टाइम पे होते हैं वैसे ही आप फुली ग्रोन हो जाते हो, ओल्ड एज में भी वही सेल रहते हैं, उनको लाइफ टाइम तक के लिए रखा जाता है। अगर एक बार आपके नर्व सेल्स खराब हो जाते हैं तो आपको पता है आप क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है। कुछ बच्चों को कह रही हूँ, बच्चों को नहीं होता, मतलब पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, यानी कि जो भी पार्ट में नर्व सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो पार्ट काम करना बंद कर देता है, उसमें सेंसेशन होना बंद हो जाती है। तो जो बाकी के बचे हुए सेल्स हैं, नर्व सेल्स को छोड़ के, वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और ऐसी तरह से क्या होता है? आपका जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है वो एक दूसरे को
डिवाइड करते हैं, यानी कि मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस से एक दूसरे को डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। जैसे ये सेल डिवाइड होके नए सेल्स बना रहे हैं, उसी तरह से जो जाइगोटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एनिमल बनाते हैं, एनिमल या फिर प्लांट। ओके, तो ये चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप निश्चिंत होकर मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगी। तो फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।